जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल कि वो उस रिवीजन की जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस क्लास में आपको हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट लगेगी, हर एक शब्द आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा। इस क्लास में आपके सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपकी तैयारी को चार चांद लग जाएंगे। तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और पूरी क्लास अंत तक बने रहिएगा। मेरा वादा है आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज की इस वीडियो की पीडीएफ की, तो लेखपाल बैच में और लोअर बैच में ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और आज की सबसे अच्छी खबर यह है कि लोअर का अगर आप बैच हमारा ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ में लेखपाल का पूरा कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप लोअर का बैच ज्वाइन करेंगे आज के इस वीडियो के स्क्रीनशॉट के साथ, तो आपको लेखपाल का पूरा कंटेंट फ्री में मिलेगा। तो जुड़ने के लिए स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो लेखपाल की परीक्षा के लिए ये अंतिम प्रहार है आपका, और इसमें आप सामान्य हिंदी से प्रारंभ करेंगे। शासकीय पत्र की अगर बात करें तो ये पत्र सरकारी कार्यालयों के बीच आधिकारिक नीतियों, निर्णयों या आदेशों की सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। इनकी शैली अन्य पुरुष की होती है। इनमें व्यक्तिगत रूप से उत्तम पुरुष, मैं या हम का प्रयोग नहीं होता है। इनका प्रारूप पूर्णतः औपचारिक होता है, जिसमें शीर्ष पर पत्रांक और प्रेषक का पदनाम अनिवार्य है। अर्धशासकीय पत्र की अगर बात की जाए, जब कोई सरकारी अधिकारी किसी अन्य अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर कार्य में शीघ्रता हेतु पत्र लिखता है, यह व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है। अतः इसमें उत्तम पुरुष, मैं हम का और मध्यम पुरुष आप का प्रयोग होता है। संबोधन में प्रिय श्री तथा स्वनिर्देश में भवदीय आप का लिखा जाता है। परिपत्र की अगर बात की जाए तो जब एक ही सूचना, आदेश या निर्देश अनेक विभागों या अधीनस्थ अधिकारियों को एक साथ भेजा जाता है तो उसे परिपत्र या गस्ती पत्र भी कहते हैं। इसमें प्रेषिती का नाम अलग अलग ना लिखकर समस्त विभागाध्यक्ष या समस्त जिलाधिकारी लिखा जाता है, जैसा भी पत्र हो। अधिसूचना की अगर बात की जाए तो राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण या सरकारी नियमों की जानकारी राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु अधिसूचना जारी की जाती है। ये राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से अन्य पुरुष शैली में जारी होती है। अब बात करेंगे स्वर और व्यंजन की। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं, 33 मूल व्यंजन हैं। कुल वर्णों की संख्या 52 मानी जाती है। स्वरों में 4 हर्ष स्वर हैं, आ, ई, उ, री, और 7 दीर्घ स्वर हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। अयोग वाह, आ के ऊपर जब बिंदु लग जाती है तो अनुस्वार होता है, और आहा जो होता है वो विसर्ग होता है, को अयोग वाह कहा जाता है, जो ना तो पूर्णता स्वर है और ना ही व्यंजन। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इन्हें अयोग वाह नाम दिया था, क्योंकि ये बिना किसी के योग के अर्थ बहन करते हैं। बात कर लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण याद करने की ट्रिक की। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण या अलावा जो होते हैं अल्प प्राण है, जबकि दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म वर्ण तीनों शा और हा महाप्राण कहलाते हैं। अघोष और सघोष ध्वनि की अगर बात की जाए तो प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण और शा, सा और सा अघोष होते हैं। तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण अंतस्थ या अलावा और हा और सभी स्वर सघोष होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे पहला दूसरा है तो अघोष जो है आपका वो 12 होता है, और महाप्राण आपका 24 होता है, दूसरा और चौथा। बाकी आप अपना पहचान सकते हैं। स्वर संधि एवं पहचानने की ट्रिक। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। हिंदी में जो संधियां हैं वो स्वर संधि आपको पढ़नी होती है। विसर्ग और व्यंजन संधि के भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है।
दीर्घ संधि की अगर बात करें तो शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आपको दिखाई देती है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा। जैसे विद्यार्थी में ध्या पर आपको बड़ा आ की मात्रा है, मुनीश में नी पर बड़ी ई की मात्रा है। गुण संधि शब्द के बीच में एक मात्रा आती है, वो ए या ओ की होती है, या अर की ध्वनि आए, जैसे सुरेश है, महोदय है। महर्षि में आप देखेंगे अर की ध्वनि आ रही है, तो ये सब गुण संधि के उदाहरण हैं। वृद्ध संधि की अगर बात की जाए तो शब्द के बीच में दो मात्राएं आए, या तो ए की मात्रा है या औ की मात्रा है, जैसे सदैव है, महौषध है, ये क्या है, वृद्ध संधि के उदाहरण है। बात कर लेते हैं यण संधि और अयाद संधि। तो यदि या व रा के ठीक पहले कोई आधा वर्ण या व्यंजन आए तो प्राय यण संधि होती है, जैसे अत्यावश्यक, स्वागत, इसका सूत्र इको यणची है। अयाद संधि ट्रिक क्या है, उच्चारण में अय, आए, अव, आओ की ध्वनि आए। प्राय ये 3 अक्षर के बने बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं, जैसे नयन है, नायक है, पवन है, पावक है, ये क्या है, ये अयाद संधि के उदाहरण हैं। बीच में क्या है, किसका उच्चारण आएगा, अय, आए, अव और आओ का। समास के भेद की अगर बात करी जाए तो अव्ययीभाव समास होता है, जिसमें पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है और अवयव होता है, जैसे प्रतिदिन, हर दिन, यथाशक्ति। तत्पुरुष समास में दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है और कारकों विभक्तियों का लोप होता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। कर्मधारय समास, इसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता, विशेषण, विशेष उपमेय उपमान का संबंध बनता है, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं और प्राय योजक चिन्ह लगा देते हैं। माता पिता, इसका अर्थ होता है माता और पिता। बहुब्रीहि समास की अगर बात की जाए तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे या विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे दशानन, 10 हैं, आनंद जिसके अर्थात रावण। तो तीसरे का अर्थ जब निकलेगा तो बहुब्रीहि समास हो जाता है, जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नीलकंठ में आप कहेंगे कर्मधारय समास है, लेकिन वहाँ पर नीलकंठ भगवान भोलेनाथ के लिए प्रयुक्त होता है, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। तत्सम तद्भव, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे क्षीर होता है, गोधूम होता है, उनका अपभ्रंशित रूप तद्भव है, जैसे क्षीर का खीर है, गोधूम का गेहूं है। अर्ध तत्सम शब्द वे हैं जो प्राकृत भाषा में बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ गए हैं, जैसे कार्य से कारज। देशज और विदेशी शब्द, स्थानीय बोलियों से उत्पन्न शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता ना हो देशज कहलाते हैं, जैसे लोटा है, पगड़ी है, झोला है। अन्य भाषाओं से आए शब्द विदेशी कहलाते हैं, जैसे कैंची है, तुर्की शब्द है, रिक्शा है, जापानी शब्द है, आल्पिन पुर्तगाली है। संज्ञा के प्रकार की अगर बात की जाए तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक प्रकार की संज्ञा होती है। मिठास, बुढ़ापा, यौवन, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्या, मिठास, बुढ़ापा, यौवन। द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, जैसे सोना, पानी। कितने सोना आप नहीं यूज कर पाएंगे। जब भी आपसे वचन पूछा जाए तो उसका वाक्य में प्रयोग करिए, बहुत आसानी से वचन आप पा लेंगे। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनामों की कुल संख्या 11 मानी गई है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 संख्या में होते हैं और इनके प्रकार 6 होते हैं। आप निजवाचक सर्वनाम का श्रेष्ठ उदाहरण है। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है और निजवाचक होता है। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। विशेषण की अगर बात की जाए तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होता है, और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। फिर जब हम जाएंगे संख्यावाचक विशेषण में तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक, इस प्रकार से हो जाता है। प्रविशेषण वह शब्द है जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जैसे वह बहुत सुंदर है, तो सुंदर यहाँ विशेषण है, लेकिन सुंदर की विशेषता क्या है? बहुत है, तो ये प्रविशेषण हो गया। ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अकर्मक और सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो वह अकर्मक होती है। राम सोता है, पक्षी उड़ते हैं। इसकी ट्रिक है, क्या आप प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाता है। अगर क्या में उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक है, अगर मिल जाता है तो वो सकर्मक है। जिसमें कर्म हो वह सकर्मक है। राम फल खाता है, उड़ना अकर्मक है लेकिन उड़ाना सकर्मक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या खाता है? फल खाता है, तो क्या हो गई? ये सकर्मक हो गई। राम पतंग उड़ाता है, तो क्या उड़ाता है? पतंग, तो ये सकर्मक हो जाएगी। अवयव अविकारी शब्द है। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का प्रभाव ना पड़े वो अवयव या अविकारी शब्द हैं। इसके 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तथा और किंतु समुच्चय बोधक अवयव हैं। निपात की अगर बात की जाए तो किसी भी बात पर अतिरिक्त भार या बल देने के लिए जिन अवयवों का प्रयोग होता है वे निपात कहलाते हैं। हिंदी में निपात के 9 वर्ग माने गए हैं: ही, भी, तो, तक, पात्र, मात्र और भर। ये क्या है? ये वाक्य में अधिक भार देने के लिए या बल देने के लिए प्रयोग होते हैं। यानी कि तुम ही गए थे वहां, तो यहां पर ही का प्रयोग हुआ। तुम भी चलोगे, तो ये क्या है? ये निपात है। वाच्य की अगर बात की जाए तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता है। इसके 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य यानी कि राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा है कर्मवाच्य, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। और कर्तृवाच्य में राम की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। काल की अगर बात करें तो हिंदी में वर्तमान काल 5 प्रकार का, भूतकाल 6 प्रकार के और भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। वृत्ति यानी कि मूड क्रिया का वह रूप है जो वक्ता की मनोदशा, आज्ञा, इच्छा, संभावना को दर्शाता है। परसर्ग या कारक की अगर बात करें तो कारकों की संख्या 8 है। संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए दान देने के अर्थ में राजा ने भिक्षुक को वस्त्र दिए। तो अपादान कारक जो है वो से अलगाव की बात करता है, भय या तुलना के अर्थ में भी बात करता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान का जो आता है वो से आता है अलगाव के अर्थ में। और संबंध का, की, के, रा, री, रे अधिकरण में मे पर होता है प्रयोग। और संबोधन में हुए, हो, अरे ये सब आता है। वाक्य रचना की अगर बात करें तो संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, इसमें और तथा किंतु से जुड़े स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में कि, जो, क्योंकि से जुड़े एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो मिश्र वाक्य की पहचान क्या है? इसमें कि, जो, क्योंकि से जुड़ा हुआ एक आश्रित उपवाक्य होगा, यानी कि पहले वाक्य पर आश्रित होगा। संयुक्त में क्या होगा? एक स्वतंत्र उपवाक्य होगा। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की अगर बात करें तो अली का अर्थ भौरा है, जबकि अली का अर्थ सखी होता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे शब्द आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसी प्रकार तरणी का सूर्य और तरणी का नाव होता है। अनल का आग होता है और अनिल का हवा होता है। पर्यायवाची शब्दों की अगर बात की जाए तो पर्यायवाची जो शब्द हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, आप ज़रूर इनका रिवीजन करिएगा। कमल का जलज, पंकज, अरविंद, पुंडरिक, इंद्रवीर होता है। बादल का जलद, नीरद, पयोद, वारिद होता है। समुद्र का जलधि, पयोधि, रत्नाकर, अर्णव होता है। जल के पर्यायवाची में दा लगाने पर बादल और धी लगाने पर समुद्र बन जाता है। विलोम शब्द की अगर बात करें तो अवनति का उन्नति होता है, स्थावर का जंगम होता है, उन्मूलन का रोपण होता है। कृतज्ञ का उपकार मानने वाला का कृतज्ञ होता है। तो कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? उपकार मानने वाला। और कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार ना मानने वाला। और ऋजु का अर्थ वक्र होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द ऋजु का विलोम वक्र होता है। ठीक है, ये अर्थ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ऋजु का विलोम वक्र होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ होता है। जिसे जीता ना जा सके, अजेय होता है। जंगल में लगने वाली आग दावानल होती है, इंपॉर्टेंट है। पेट की आग जठरानल होती है, इंपॉर्टेंट है। और समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आप रिवाइज करके जाइएगा।
विराम चिन्ह की अगर बात की जाए तो विराम चिन्हों की कुल संख्या 20 है। अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है, ये अल्प विराम बना हुआ है ब्रैकेट के अंदर। महत्वपूर्ण विराम चिन्हों की अगर बात करें तो अर्ध विराम ये इस प्रकार का होता है, योजक चिन्ह इस प्रकार का होता है, निर्देशक या डैश चिन्ह इस प्रकार का होता है, उद्धरण या अवतरण चिन्ह इस प्रकार का होता है, सिंगल भी होता है और ये डबल भी होता है, कोष्ठक इस प्रकार का होता है, लाघव चिन्ह यह डॉक्टर के आगे लगा हुआ है, हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह, तो हंस पद इस प्रकार का चिन्ह होता है। लिखते समय जब कोई शब्द या अक्षर छूट जाता है तो उसे ऊपर लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियों की अगर बात करें तो 5 प्रमुख मुहावरे हैं। गूलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ होना, पवबारा होना यानी कि चारों ओर से लाभ होना, बगुला भगत होना यानी कि कपटपूर्ण आचरण करना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना यानी कि कार्य शुरू होते ही बाधा आना, दांतों तले उंगली दबाना यानी कि आश्चर्यचकित होना। लोकोक्तियों की अगर बात की जाए तो असरफियां लूटे कोयलों पर मुहर यानी कि मूल्यवान वस्तु नष्ट करना और तुच्छ को बचाना, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे यानी कि शर्म छिपाने के लिए क्रोध करना। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जब वो गलती कर देते हैं तो गुस्सा दिखाते हैं ताकि उन पर कोई उंगली ना उठाए, तो वो उस समय क्या कर रहे होते हैं, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना, नौ नकद ना तेरा उधार, नगद का व्यापार अच्छा होता है, हाथ कंगन को आरसी का क्या यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बढ़ेंगे अगले सेक्शन में जिसका नाम है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए तो यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है एवं नगरीय सभ्यता भी थी जिसका विस्तार त्रिभुजाकार था। सभ्यता की सीमाएं उत्तर में मांडा चेनाब नदी जम्मू, दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी मेरठ यूपी, पश्चिम में सुतकांगडोर दाशक नदी बलूचिस्तान पाकिस्तान में। धौलावीरा गुजरात जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, इसे 40वां यूनेस्को धरोहर स्थल घोषित किया गया है। लोथल में बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ था। वैदिक काल एवं प्राचीन नदियों की अगर बात की जाए तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वैदिक कालीन प्रमुख नदियां और उनके प्राचीन और आधुनिक नाम, परशुनी नदी आधुनिक रावी नदी है, बितस्ता झेलम है, आस्किनी चिनाब है, सतुद्री सतलज है, बिपाशा व्यास है, सदानीरा गंडक है, गोमल गोमती है और कुभा काबुल है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है जो नदीतमा मानी जाती है। बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया था और ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई थी। इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में कुंडनवल कश्मीर में हुई, जहां बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। कमेंट करके बताइएगा कि बुद्ध की जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी और उनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा गया था। जैन धर्म की अगर बात की जाए तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिए। जैन धर्म का श्यादवाद अनेकांतवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। मौर्य समाज की अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को उखाड़ फेंका। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का वर्णन मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसप को मिली। गुप्त काल की अगर बात की जाए तो इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, मुख्य रूप से कला और साहित्य के कारण। समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न कालिदास आर्यभट्ट आदि थे। दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी और लाल बख्श कहलाया। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली और दाग एवं हुलिया प्रथा प्रसिद्ध थी
और बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी ने कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा है। मुहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की। मुगल काल की अगर बात की जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण युग और शाहजहां का काल वास्तुकला का स्वर्ण युग था। मराठा साम्राज्य की अगर बात की जाए तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च था। शिवाजी ने चौथ या 1/4 और सरदेश मुखी 1/10 नामक कर लगाए थे। तो चौथ 1/4 ली जाती थी और सरदेश मुखी 1/10 लिया जाता था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठे पराजित हुए थे। 1857 की क्रांति की अगर बात की जाए तो 10 मई 1857 को मेरठ से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा शुरू हुई। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया। कानपुर से नाना साहेब ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और बिहार से कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। इसे बीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों की अगर बात की जाए तो 28 दिसंबर 1885 को स्थापित हुआ और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पांच सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशनों में अगर गिना जाए तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन है, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया, बिशन नारायण धर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और यह हमारा राष्ट्रगान बना। 1924 में बेलगाम अधिवेशन में एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता जिसकी महात्मा गांधी द्वारा की गई। 1929 का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की। 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली दरबार में इसे रद्द किया गया। मुस्लिम लीग 1906 30 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीमुल्लाह खान और आगा खान द्वारा स्थापना की गई। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की। सूरत अधिवेशन 1907 कांग्रेस नरम दल और गरम दल लाल बाल पाल में विभाजित हो गई। तो जो गरम दल था उसका नेतृत्व लाल बाल पाल कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। 1916 के लखनऊ समझौते में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दोनों दल और मुस्लिम लीग एक साथ आए। चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यानी कि प्रथम सत्याग्रह था। ये नील किसानों की तिनकठिया प्रथा 3/20 भाग पर खेती के खिलाफ था। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हुए जलसे पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाईं। टैगोर ने नाइटहुड और शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। हंटर आयोग का गठन किया गया। असहयोग आंदोलन 1920 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव के तहत आंदोलन वापस ले लिया। स्वराज पार्टी 1923 विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार का विरोध करने के उद्देश्य से 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्थापित। मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे और चित्तरंजन दास द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इन दोनों ने मिलकर ही स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 78 अनुयायियों के साथ 240 मील के
का सफ़र तय किया गया और इसके जाकर नमक कानून तोड़कर इसकी शुरुआत की गई। तो दांडी में जाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद इसे स्थगित कर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। पूना पैक्ट 1932। 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए कम्युनल अवार्ड के विरोध में हुआ। दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर सीटें 147 आरक्षित की गईं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से शुरू हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और ऊषा मेहता ने गुप्त रेडियो का संचालन किया। आजाद हिंद फौज, इसका प्रथम विचार मोहन सिंह के मन में आया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में इसका सर्वोच्च नेतृत्व संभाला। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की अगर बात की जाए तो ब्रह्म समाज 1828 में आता है। राजा राम मोहन राय द्वारा भारतीय पुनर्जागरण के ये पिता कहलाते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की और वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा दलितों और महिलाओं के उत्थान हेतु स्थापित किया गया और इनकी पुस्तक है गुलामगिरी। प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित महाराष्ट्र में ये स्थापित होता है। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित होता है। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया जाता है। कैबिनेट मिशन 1946, इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। इसने संविधान सभा के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। स्वतंत्रता प्राप्ति 1947। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 की योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ। 562 देशी रियासतों का भारत संघ में एकीकरण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने किया। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की अगर बात करें तो संविधान का निर्माण संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और पहले अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही होंगे। इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। अब बात कर लेते हैं प्रारूप समिति की। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। संविधान की प्रस्तावना की अगर बात की जाए तो यह नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे संविधान की आत्मा और कुंजी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें पहली और एकमात्र बार संशोधन किया गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाए तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, शिक्षा की उपाधि छोड़कर। 86वें संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा जारी कर सकता है। हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट जारी करता है। हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है और इन रिटों पर जो अधिकार क्षेत्र है वो हाईकोर्ट का ज़्यादा बड़ा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात की जाए तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित हैं। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि आप इनकी
अनुपलब्धता पर कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात करता है। डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य का कर्तव्य माना गया है। ये गांधीवादी विचारधारा का प्रतीक है। मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करें तो मूल संविधान के ये हिस्सा ही नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर भाग 4A में अनुच्छेद 51A में रूस से लिए गए 10 कर्तव्य जोड़े गए। 11वां कर्तव्य 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की अगर बात करें तो अनुच्छेद 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह देश का प्रथम नागरिक है। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी भी के सदस्य भी निर्वाचित सदस्य भी शामिल कर लिए गए हैं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई द्वारा दिलाई जाती है। अगर सीजेआई उपलब्ध नहीं है तो अन्य कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। संसद के किसी भी सदन में 14 दिन की पूर्व सूचना पर शुरू किया जा सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत मृत्युदंड सहित सभी मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत शक्ति प्राप्त है, लेकिन वह कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता है। संसद का गठन एवं संसदीय समितियां अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में उच्च सदन और लोकसभा अनुच्छेद 81 में निम्न सदन से मिलकर बनती है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं जो अनुच्छेद 81 में वर्णित है, और 79 में संसद के बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का जिक्र है जो उच्च सदन कहलाती है। बात कर लेते हैं संसद की समितियों की, तो प्राक्कलन समिति जो एस्टीमेट्स कमेटी कहलाती है संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति पीएससी, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। यह कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। इसे कैग का मित्र और मार्गदर्शक कहते हैं। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति जुड़वा बहनें कहलाती हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। धन विधेयक की अगर बात करें तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 110 में वर्णित है। यह केवल लोकसभा में पेश होता है और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक के लिए रोक सकती है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है जो बजट कहलाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और 91वें संशोधन के अनुसार मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो अनुच्छेद 124 में इसका गठन है। वर्तमान में जजों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष, हाईकोर्ट के लिए 62 वर्ष है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, अनुच्छेद 148 के तहत इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है, जो भी पहले हो। यह पब्लिक पर्स का गार्जियन कहलाता है और यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्य सरकार राज्यपाल, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संशोधन द्वारा एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है। विधानमंडल की अगर बात करें तो अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद एमएलसी का सृजन या समाप्ति संसद द्वारा राज्य विधानसभा के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर की जाती है। राज्य विधानसभा इसका विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है। उसे मानना है या नहीं मानना है ये संसद तय करेगी, यानी कि केंद्र सरकार तय करेगी। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आते हैं। पंचायती राज प्रणाली, यह बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश पर त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पर, क्षेत्र या ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर।
भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश में ये लागू हुई। 73वां संविधान संशोधन 1992, 24 अप्रैल 1993 से ये लागू है। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसमें से भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ और 11वीं अनुसूची जिसमें 29 विषय हैं जोड़े गए। 74वां संविधान संशोधन 1992 ये नगर पालिकाओं शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। इसमें भाग 9 ए अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक जोड़े गए और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें प्रशासन के लिए 18 विषय दिए गए हैं। वित्त आयोग की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 280 के तहत यह एक अर्धन्यायिक निकाय है जिसका गठन 5 वर्ष में होता है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2026 से 31 है और डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। ये केंद्र राज्य के बीच करों के बंटवारा तय करता है। निर्वाचन आयोग की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 324 के तहत ये स्वतंत्र निकाय है। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2026 तक के चुनावों में ईवीएम का के साथ वीवीपैट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं 5 प्रमुख संशोधनों की अगर बात की जाए तो यह प्रक्रिया भाग 20 के अनुच्छेद 368 में वर्णित है और दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। प्रथम संशोधन 1951 9वीं अनुसूची जोड़ी गई भूमि सुधार के लिए। 42वां संशोधन 1976 इसे मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। प्रस्तावना में 3 नए शब्द और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 44वां संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत बनाया गया। 52वां संशोधन 1985 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। 86वां संशोधन 2002 अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया और 104 में संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के मनोनयन का जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया। आपातकालीन प्रावधानों की अगर बात करें तो भाग 18 में वर्णित हैं, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 भारत में अब तक कभी नहीं लगा है। सार्वजनिक नीति एवं सामुदायिक विकास की अगर बात की जाए तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को फोर्ड फाउंडेशन अमेरिका के सहयोग से शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य का समग्र विकास करना था। अब हम रिवीजन करेंगे भारत एवं विश्व के भूगोल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों का। तो बात करते हैं भारत की स्थिति की। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो विश्व का 2.4% है। मानक समय की अगर बात की जाए तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो प्रयागराज, नैनी, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ये रेखा 5 राज्यों यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। माही नदी इसे 2 बार काटती है। हिमालय के विभाजन की अगर बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण हिमालय का विभाजन ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियां इसमें आती हैं। महान हिमालय हिमाद्री एवरेस्ट में स्थित है। मध्य हिमालय, लघु, पीर पंजाल, धौलाधर इसमें आता है और सबसे नवीन शिवालिक हिमालय ट्रांस और महान के बीच में सुचर जोन स्थित है। भारत की अगर नदियों की बात की जाए तो गंगा 25 से 25 किलोमीटर लंबी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र पर बना है।
प्रायद्वीपीय नदियों की अगर बात की जाए तो गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर लंबी है। इसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरकर एस्चुरी बनाती हैं। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये दोनों में बहुत बारीक अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत की मिट्टियों की अगर बात की जाए तो ICAR ने मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। जलोढ़ मिट्टी, खादर और बांगर सर्वाधिक 43% क्षेत्रफल पर है। काली मिट्टी जो रेगुर या चेरनोजम है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है और ये कपास के लिए सर्वोत्तम होती है। भारतीय कृषि का पैटर्न की अगर बात की जाए तो रबी की बुआई अक्टूबर-नवंबर में होती है, जैसे गेहूं, चना, सरसों। खरीफ की बुआई जून-जुलाई में होती है, जैसे चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। जायद की बुआई मार्च-अप्रैल में होती है, जैसे तरबूज, ककड़ी और जितनी भी हरी सब्जियां हैं जो इस सीजन में आती हैं, भिंडी है, तरोई है, खरबूजा है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता है। हरित क्रांति की अगर बात करें तो 1966-67 में शुरू होती है। भारत में इसके जनक MS स्वामीनाथन हैं। 2024 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा और इसका सर्वाधिक लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों ने लिया। वन्य एवं वन्य जीव ISFR 2023 की अपडेट की अगर बात की जाए तो 18वीं भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल वन वृक्ष आवरण क्षेत्र 25.17% है, 8,27,356 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव वन 4991 वर्ग किलोमीटर, जो कुल का 0.15% है। वन क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष 3 राज्यों में मध्य प्रदेश आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है। प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 3 में लक्षद्वीप आएगा 91.33%, मिजोरम आएगा 85.34% और अंडमान निकोबार आएगा। सर्वाधिक वन वृद्धि छत्तीसगढ़, यूपी और ओडिशा में दर्ज हुई है। पशुपालन प्रथाओं की अगर बात की जाए तो श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड 1970 में NDDB द्वारा शुरू, जनक वर्गीज कुरियन थे इसके। भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है। नीली क्रांति मत्स्य पालन और पीली क्रांति तिलहन, सरसों से संबंधित है। जनसंख्या वितरण की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक साक्षरता केरल की है 94%, 2011 की जनगणना के अनुसार की बात कर रहा हूँ। और सबसे कम बिहार की है 61.8%। भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% रही है। नई जनगणना का काम शुरू हो गया है और 2027 में ये फाइनली आपको देखने को मिलेगी। स्मार्ट शहर पहल 25 जून 2015 को शुरू, इस मिशन में 100 शहरों को शामिल किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023-24 में इंदौर और सूरत ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यूपी के 10 शहर इस मिशन में शामिल हैं। किसमें? स्मार्ट सिटी मिशन में। स्मार्ट विलेज रूरबन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन 2016 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जैसी सुविधाएं क्लस्टर आधारित प्रदान करना है ताकि पलायन को रोका जा सके। विश्व भूगोल की अगर बात की जाए तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत और काकेसस पर्वत अलग करते हैं। प्रमुख जल संधियों की अगर बात की जाए तो जिब्राल्टर भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करती है, ये भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से अलग करती है और ये विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य में है। बाब अल मंडेब आंसुओं का द्वार लाल सागर को अदन की खाड़ी से, होर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। तो जो होर्मुज है वो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है और बोस्फोरस काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। विश्व की नदियों की अगर बात की जाए तो नील नदी अफ्रीका में स्थित है और ये सबसे लंबी नदी है। विक्टोरिया झील से ये निकलती है। जल और आयतन के हिसाब से अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है और ये दक्षिण अमेरिका में बहती है।
मकर रेखा को लिम्पोपो और भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। घास के अगर मैदानों की बात की जाए तो प्यारी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और स्टेपीज यूरेशिया में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना अफ्रीका में, लानोस वेनेजुएला में पाए जाते हैं। तो इन यहाँ के घास के मैदानों को क्या नाम दिए गए हैं वो आपके सामने है। यूरेशिया का मतलब है मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में स्टेपीज नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रमुख जलवायु क्षेत्रों की अगर बात करें तो भूमध्य सागरीय जलवायु में सर्दियों में बारिश होती है और ये रसीले खट्टे फलों अंगूर संतरा के लिए प्रसिद्ध है। विषुवतीय जलवायु में उच्च तापमान और रोजाना दोपहर बाद संवहनीय वर्षा होती है, जिससे सघन सदाबहार वन अमेजन रेन फॉरेस्ट बनते हैं। विश्व जनसंख्या पैटर्न की अगर बात की जाए तो विश्व की सर्वाधिक आबादी एशिया महाद्वीप में है। 2023-24 के UNFPA डेटा के अनुसार भारत 1.44 बिलियन यानी कि 144 करोड़ से अधिक ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो जर्मनी का रूर मिशन उच्च कोटि के कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण भारत का रूर छोटा नागपुर पठार झारखंड को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया IT के लिए प्रसिद्ध है। भूकंप और ज्वालामुखी, विश्व का लगभग 68% भूकंप और सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर पेटी में आते हैं। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। वायुमंडल परतों की अगर बात की जाए तो क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं और यहीं ओजोन परत स्थित है। आयन मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। खनिज संसाधनों की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट के लिए एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, चिली तांबे के लिए चुक्की का माटा खान से और चीन सोने के लिए कोयले और रेयर अर्थ मेटल्स का शीर्ष उत्पादक है। भारत अभ्रक के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। आर्थिक नियोजन, भारत में पंचवर्षीय योजना का मॉडल रूस से लिया गया है। प्रथम योजना 1951-56 हेराल्ड डोमोर मॉडल पर स्थित थी। दूसरी 1956 से 61 महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और यह भारी उद्योग पर जोर दिया गया। नीति आयोग योजना आयोग को हटाकर 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। यह सरकार का थिंक टैंक है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके सीईओ BVR सुब्रमण्यम है और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी हैं। तो यहाँ पर सुमन बेरी लिखा है जो कि गलत है। वर्तमान में अशोक कुमार लाहिड़ी हैं, ये ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। सतत विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 के तहत 17 लक्ष्य अपनाए गए हैं। नीति आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स राज्यों की रैंकिंग करता है। SDG 1 जो है वो नो पावर्टी से जुड़ा हुआ है, यानी कि शून्य गरीबी। SDG 4 जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और SDG 13 क्लाइमेट एक्शन से जुड़ा हुआ है। सरकारी बजट की अगर बात की जाए तो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। बजट के घाटों की अगर बात की जाए तो राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी की आवश्यकता को दर्शाता है। कुल व्यय माइनस उधारी छोड़कर कुल प्राप्तियां राजकोषीय घाटा होता है। यह सभी घाटों में सबसे बड़ा होता है और प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। भारतीय वित्तीय प्रणाली RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 5 करोड़ की पूंजी से हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। मौद्रिक नीति की अगर बात की जाए तो RBI की मौद्रिक नीति समिति, इसमें 6 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष इसका RBI गवर्नर होता है। महंगाई को 4% के आसपास रखने का इसका लक्ष्य होता है। यह रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR और SLR की दरें हर 2 महीने में तय करती है। नाबार्ड की अगर बात की जाए तो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है। स्थापना 12 जुलाई 1982 शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और यह सहकारी बैंकों और RRBs को ऋण देता है।
किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी शुरुआत अगस्त 1998 में आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर की गई। अब इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन को भी शामिल कर लिया गया है और ये 2018-19 से शुरू किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर बात की जाए तो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा निर्धारित किया जाता है और ये 1965 में स्थापित है। तो CACP सिफारिश करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति को और वो घोषित करती है। ये 22 अनिवार्य फसलें और गन्ने के लिए FRP के लिए घोषणा करती है। इसका सूत्र मुख्य रूप से A2+FL लागत का 1.5 गुना होता है। उद्योग का विकास, भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा लाई गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई रूस, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से और राउरकेला जर्मनी की सहायता से इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। बोकारो रूस की सहायता से तीसरी योजना में स्थापित हुआ था। उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण, 24 जुलाई 1991 को PV नरसिम्हा राव सरकार ने नई आर्थिक नीति पेश की और इसने लाइसेंस राज को समाप्त किया। LPG सुधार जिसको कहा जाता है, उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसे राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। GST की अगर बात की जाए तो यह गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है। यह 101 में संविधान संशोधन द्वारा 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। GST परिषद का वर्णन अनुच्छेद 279A में वर्णित है। महारत्न कंपनियां वर्तमान 2026 में भारत में सार्वजनिक उपक्रमों को उनके 5,000 करोड़ से अधिक शुद्ध लाभ के आधार पर महारत्न का दर्जा मिलता है। वर्तमान में महारत्न की कंपनियों की संख्या 13 से अधिक है, जिसमें भेल, NTPC, ONGC, OL और REC जैसी कंपनियां हैं। भूमि सुधारों की अगर बात की जाए तो स्वतंत्रता के बाद पहला संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया। इसका मुख्य उद्देश्य जमींदारी उन्मूलन और जोतों की अधिकतम सीमा तय करना था। व्यापार और वाणिज्य, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में पारित हुआ और 2006 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य विदेशी निवेश आकर्षित कर निर्यात को बढ़ावा देना था। भारत का पहला EPZ 1965 में कांडला, गुजरात में बना था। अवसंरचना बंदरगाह की अगर बात की जाए तो भारत में 13 प्रमुख और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। इनके आधुनिकीकरण और पोर्ट लेड विकास के लिए सागरमाला परियोजना 2015 चलाई जा रही है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। अवसंरचना सड़कों की अगर बात की जाए तो भारतमाला परियोजना 2017 राष्ट्रीय राजमार्गों और आर्थिक कॉरिडोर के विकास के लिए है। NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इसके द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहरों में क्षेत्रीय विमानन संपर्क को किफ़ायती दरों पर बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। गरीबी मापन की अगर बात की जाए तो भारत में गरीबी के आकलन कैलोरी उपभोग व्यय के लिए तेंदुलकर समिति 2009 में बनी और रंगराजन समिति 2014 में बनी थी। नीति आयोग अब बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर शामिल है। बेरोजगारी के प्रकारों की अगर बात की जाए तो भारतीय कृषि में मुख्य रूप से प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी है। सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। शहरों में शिक्षित और औद्योगिक बेरोजगारी पाई जाती है। चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में होती है। मुद्रास्फीति की अगर बात की जाए तो भारत में RBI महंगाई मापने और मौद्रिक नीति बनाने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग करता है। WPI थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुएं शामिल होती हैं, सेवाएं नहीं, लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में दोनों शामिल होती हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कहलाता है। यह किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारत में 10% से अधिक हिस्सेदारी खरीद कर सीधा निवेश है। हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक FDI सिंगापुर, मॉरिशस और USA से आ रहा है। सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता क्षेत्र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर है। रेलवे अवसंरचना की अगर बात की जाए तो माल ढुलाई को तेज करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। वेस्टर्न DFC दादरी से JNPT और ईस्टर्न DFC लुधियाना से डनकुनी। कवच भारतीय रेलवे की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को 2016 में NPCI द्वारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया। इसने वैश्विक स्तर पर भारत को डिजिटल लेन देन में शीर्ष पर पहुंचा दिया। RBI ने अपने डिजिटल मुद्रा E-रूपी CBDC
भी लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश एवं ग्राम्य समाज एवं विकास की अगर बात की जाए तो राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी। ये राजस्व प्रशासन और मालगुजारी का सर्वोच्च न्यायालय है। 1932 में इसके प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को अलग किया गया। राजस्व परिषद के कार्य, इसके प्रशासनिक कार्यों को मुख्यालय लखनऊ में है, जैसे भू अभिलेख, लेखपालों की नियुक्ति, और न्यायिक कार्यों का मुख्यालय प्रयागराज में है, जैसे अपीलें सुनना। इसमें एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक सदस्य और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। लेखपालों के कागजात की अगर बात की जाए, लेखपाल के पास गांव का नक्शा होता है जिसे सजरा कहते हैं। ये कपड़े लट्ठे पर बना होता है। गांव के सभी खेतों की सीमाओं का इसमें वर्णन होता है। खसरा, यह एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है जिसमें भूमि का क्षेत्रफल, फसल और मिट्टी का प्रकार होता था। पारंपरिक खसरे में 21-22 कॉलम होते थे, जबकि नवीन कंप्यूटरीकृत खसरे में यूपी भूलेख वेबसाइट पर जाके आप देख भी सकते हैं 46 कॉलम होते हैं। इसे प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जाता है। खतौनी शब्द भू राजस्व अधिनियम में परिभाषित नहीं है। इसमें जोतदारों, किसानों और उनकी जोतों का वर्णन है। पुरानी खतौनी में 13 कॉलम होते थे, नवीन खतौनी में 19 कॉलम होते हैं और इसे हर 6 साल में एक बार अपडेट किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 13 लिखा है लेकिन नवीन खतौनी में 13 कॉलम होते हैं जो ऑनलाइन जारी होती है। 19 कॉलम होते हैं। नवीन खतौनी में 19 कॉलम होते हैं जो ऑनलाइन जारी होती है। पुरानी खतौनी में 13 कॉलम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कृषि वर्ष, उत्तर प्रदेश में कृषि वर्ष फसली वर्ष 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक चलता है। इसे फसली वर्ष भी कहते हैं और इसी आधार पर लेखपाल अपनी 3 पड़ताल खरीफ, रबी, जायद करता है। भूमि मापन की इकाइयों की अगर बात की जाए तो भूमि नापने के लिए बांस का बना गट्ठा या लट्ठा प्रयोग होता है जिसकी लंबाई 99 इंच यानी कि 8 फुट 3 इंच होती है। 10 गट्ठा बराबर 1 जरीब होता है। सहजानी जरीब की लंबाई 165 फीट होती है। बीघा और बिस्वा की अगर बात करें तो एक पक्का बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है और ये 3025 वर्ग गज होता है, जो 2529 वर्ग मीटर होता है, लगभग 0.253 हेक्टेयर। एक बिस्वा में 20 बिस्वांसी होते हैं। यूपी में पक्का बीघा ही मानक है। हेक्टेयर की अगर बात की जाए तो यह मीट्रिक प्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, लगभग 2.47 एकड़ या 3.95 पक्के बीघे। सरकारी भू अभिलेखों खतौनी में क्षेत्रफल हेक्टेयर में ही दर्ज होता है। चकबंदी की अगर बात की जाए तो बिखरी हुई जोतों को एक जगह एकत्र करना। यूपी में जोत चकबंदी अधिनियम 1953 बना और योजना 1954 में मुजफ्फरनगर की कैराना और सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील से शुरू हुई। 1958 में इसे पूरे राज्य में लागू किया गया। किसान बही की अगर बात की जाए तो ये 1992 में यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई एक पासबुक है। इसे लेखपाल द्वारा तैयार कर तहसीलदार के हस्ताक्षर से किसान को दिया जाता है, जिसमें उसकी भूमि की पूरी जानकारी होती है। कृषि जलवायु क्षेत्रों की अगर बात करें तो भारत की 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है योजना आयोग के द्वारा। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें भाबर तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, विंध्य क्षेत्र आदि आते हैं। ग्राम पंचायत का गठन, यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 3 के तहत सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती है। इसमें गांव के मतदाता सूची में दर्ज सभी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग शामिल होते हैं। ग्राम पंचायत उसकी कार्यपालिका होती है। ग्राम सभा की बैठक, एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 2 सामान्य बैठकें खरीफ की फसल कटने के बाद और रबी की फसल कटने के बाद होना अनिवार्य है। बैठक का कोरम यानी कि गणपूर्ति पूरा करने के लिए 1/5 सदस्य होते हैं। मनरेगा, यह एक्ट 2005 में पास हुआ और 2 फरवरी 2006 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश से लागू हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा हुआ। इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती है। राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता देने के लिए उत्तरदायी होती हैं अगर 100 दिन का रोजगार ना दिया जाए। इसकी जगह पर एक नई योजना आ गई है बीबीजी रामजी, जिसमें 125 दिन का रोजगार की गारंटी मिलती है। पीएम किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की जाती है। इसके तहत 100% केंद्रीय वित्त पोषण से किसानों को सालाना 6,000 रुपये 2000 की 3 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से मिलता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर शुरू किया गया। 2015 में इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना डे एनालम कर दिया गया। इसका मुख्य आधार स्वयं सहायता समूह और बैंक लिंकेज है।
स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की योजना है, 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च होती है, जिसके तहत ड्रोन तकनीकी से गांवों की आबादी भूमि का नक्शा बनाकर ग्रामीणों की संपत्ति का मालिकाना हक, संपत्ति कार्ड, घरौनी दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू होता है। लक्ष्य है 2024 तक था, लेकिन अब इसको विस्तारित कर दिया गया है। हर घर जल, प्रति व्यक्ति 55 लीटर कार्यात्मक नल कनेक्शन सुनिश्चित करना। यूपी में बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में हर घर नल जल योजना से विशेष सफलता मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित कर शुरू किया गया। मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी कठिन क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए केंद्र राज्य 60 और 40 की सहायता से प्रदान किया जाता है। घर का आकार न्यूनतम 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन SBMG 2 अक्टूबर 2014 को शुरू होता है। 2019 में सभी गांव ODF हुए। अब SBM फेज 2 ODF प्लस 2020 से 25 तक चल रहा था, जो ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, बायोगैस, गोवर्धन और मल कीचड़ प्रबंधन पर केंद्रित है। आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से शुरू होती है। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल हेतु कैशलेस। PM ग्राम सड़क योजना PMGSY 25 दिसंबर 2000 को शुरू होती है। इसका उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 और पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों में 250 की आबादी वाले असंबद्ध बसावटों को ऑल वेदर 12 मासी पक्की सड़क से जोड़ना था। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 2021 में घोषित होती है। इसके तहत कोई भी नागरिक प्रवासी NRI अपने गांव में विकास कार्य, भवन, स्कूल, अस्पताल के लिए 60% पैसा देगा, तो बचा हुआ 40% पैसा राज्य सरकार देगी और उस भवन परियोजना का नाम दानदाता की इच्छा अनुसार रखा जाएगा। कृषि निर्यात क्षेत्र यूपी में 3 प्रमुख AEZ है। लखनऊ दशहरी आम के लिए, सहारनपुर आम के लिए और आगरा आलू के लिए। यूपी का आलू भारत और विदेशों में ताज ब्रांड के नाम से तथा आम नवाब ब्रांड के नाम से निर्यात होता है। ई-नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार 14 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ। यह APMC मंडियों को इंटरनेट से जोड़ने वाला अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिससे किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिलता है। मिड डे मील 15 अगस्त 1995 को शुरू होता है। 2021 में इसका नाम बदलकर PM पोषण योजना कर दिया गया है। इसके तहत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को गर्म पका हुआ पौष्टिक भोजन दिया जाता है। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया यूपी से शुरू होती है। लक्ष्य है BPL महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन देना। उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को महोबा यूपी से हुई, जिसमें प्रवासियों को राशन कार्ड, पते के प्रमाण के बिना कनेक्शन की सुविधा दी गई। ग्राम पंचायत विकास योजना 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर शुरू होती है। इसके तहत हर ग्राम पंचायत सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत पीपुल्स प्लान कैंपेन चलाकर अपनी वार्षिक विकास योजना ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करती है। पंचायती राज वित्त राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243I के तहत गठित होता है। हर 5 साल में राज्यपाल द्वारा गठित होता है। ये पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्य के करों, शुल्कों में से पंचायतों के लिए धन के वितरण की सिफारिश करता है। ग्राम प्रधान का चुनाव 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका कोई भी मतदाता चुनाव लड़ सकता है। प्रधान को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ग्राम सभा के सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए, जो चुनाव के 2 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। आदर्श ग्राम योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू की गई। हर सांसद लोकसभा और राज्यसभा का एक गांव गोद लेकर उसे भौतिक और संस्थागत रूप से विकसित करना होता है, लेकिन यह गांव उसके खुद का नहीं हो सकता है, उसके किसी रिश्तेदार का नहीं हो सकता है। शारदा नहर प्रणाली ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। कुल शाखाओं सहित लगभग 12,368 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण 1928 में पूरा हुआ। ये पीलीभीत जिले में बनबासा, नेपाल की सीमा के पास शारदा यानी कि काली नदी से निकाली गई है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध विकास यूपी में 1973 में बलिया, मेरठ और वाराणसी से ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ। राज्य में दुग्ध सहकारी समितियों के शीर्ष संघ के रूप में 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन बना, जो पराग ब्रांड चलाता है। अमृत सरोवर योजना 24 अप्रैल 2022 को जल संरक्षण हेतु लॉन्च होती है।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर तालाब, न्यूनतम 1 एकड़ क्षेत्र, 10,000 घन मीटर क्षमता विकसित करना इसका लक्ष्य है। भारत का पहला अमृत सरोवर यूपी के रामपुर पटवई में बना है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। चंद्रयान 3 एल्बियम M3 M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी घोषित किया गया। इसके लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। इसके लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। गगनयान मिशन की अगर बात करें तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। 3 अंतरिक्ष यात्रियों व्योमनॉट्स को HLBM-3 रॉकेट द्वारा 400 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट लियो में 3 दिन के लिए भेजा जाएगा। व्योम मित्र ह्यूमनॉइड रोबोट इसका पूर्व परीक्षण हिस्सा है। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है, जिसे PSLV C57 द्वारा 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। ये पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैंगेज पॉइंट 1 के हैलो ऑर्बिट से सूर्य के कोरोना और सौर तूफानों का अध्ययन कर रहा है। रक्षा प्रौद्योगिकी की अगर बात की जाए तो DRDO इसकी संस्था है। भारत में स्थापना 1958 में होती है। DRDO की मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा IGMDP समन्वित निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसमें 5 मिसाइलें बनी, जिसको हम शॉर्ट में पटना कहते हैं। P से पृथ्वी सतह से सतह पर वार करती है। अग्नि जो बैलिस्टिक है। त्रिशूल सतह से हवा में वार करती है। नौग एंटी टैंक है और आकाश सतह से हवा में वार करती है। ब्रह्मोस मिसाइल यह भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक सुपरसोनिक मिसाइल है। तो ब्रह्मोस 2 नदियों के नाम पर रखा गया है इसका नाम, एक भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी। मैक 2.8 की गति है इसकी। यह दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में ब्रह्मोस का विनिर्माण केंद्र है। प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, INS विक्रांत IAC-1 भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसे कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है। प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। हल्के लड़ाकू विमान की अगर बात करें तो LCA तेजस भारत की स्वदेशी सिंगल इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल हल्का लड़ाकू विमान है। इसे HL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। ये पुराने MiG-21 फ्लीट की जगह ले रहा है। ऊर्जा स्रोत प्रौद्योगिकियां, COP26 ग्लासगो में घोषित पंचामृत लक्ष्यों के अनुसार भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। नाभिकीय ऊर्जा की अगर बात की जाए तो भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम होमी जहांगीर भाभा ने दिया। पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र 1969 में USA के सहयोग से लगा था। यूपी में एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा बुलंदशहर में है। काकरा पार गुजरात भारत का पहला 700 मेगावाट का स्वदेशी रिएक्टर है। नैनो प्रौद्योगिकी यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी, पदार्थों का 1 से 100 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर स्केल पर उपयोग करना। कार्बन नैनो ट्यूब और ग्राफीन इसके उदाहरण है। कृषि क्षेत्र में इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में विकसित किया है, जिसका प्लांट कलोल गुजरात और आंवला फूलपुर यूपी में स्थित है। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक की अगर बात की जाए तो DNA रिकॉम्बिनेट तकनीकी का उपयोग। भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर बनाई थी, जो इनएक्टिवेटेड वायरस यानी कि मृत वायरस पर आधारित थी। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन थी। VT कपास की अगर बात की जाए तो ये भारत में व्यावसायिक खेती के लिए GEAC द्वारा स्वीकृत एकमात्र जीवाणु संशोधित फसल है, यानी कि जिसका जीन संशोधित किया गया है, DNA संशोधित किया गया है। इसमें बैसिलस थुरिंजिएसिस
नामक मिट्टी के जीवाणु का जीन क्राई1AC डाला गया है जो वालवर्म कीट से बचाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार की अगर बात की जाए तो पेटेंट किसी आविष्कार के लिए 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक किसी विशेष क्षेत्र के उत्पाद जैसे बनारसी साड़ी, दार्जिलिंग चाय को 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। चेन्नई में इसका रजिस्ट्री ऑफिस है। कॉपीराइट साहित्य कला के लिए जीवन काल के बाद 60 वर्ष का कॉपीराइट होता है। डिजिटल अधिकार और गोपनीयता, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था। भारत ने डेटा प्राइवेसी के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पारित किया जो उपयोगकर्ता की सहमति पर जोर देता है। विज्ञान नीति की अगर बात करें तो नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का उद्देश्य अनुसंधान में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना है। 2023 में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना अनुसंधान राष्ट्रीय शोध कोष अधिनियम की गई जिसके अध्यक्ष पीएम होंगे। कृषि बुद्धिमत्ता मिशन, इंडिया एआई मिशन 10,000 करोड़ रुपए के बजट से शुरू किया गया ताकि भारत में एआई सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लगभग 10,000 जीपीयू और इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके। भाषणी एआई आधारित भाषा अनुवाद उपकरण है। सेमीकंडक्टर मिशन, भारत को चिप डिजाइन और विनिर्माण हब बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। गुजरात के धोलेरा टाटा पावर चिप और साणंद सीजी पावर तथा असम के मोरीगांव टाटा में सेमीकंडक्टर फैब पैकेजिंग प्लांट लग रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकी की अगर बात की जाए तो ड्रोन रूल्स 2021 ने ड्रोन उड़ाना आसान बनाया है। कृषि में नैनो यूरिया कीटनाशकों के छिड़काव हेतु किसान ड्रोन और ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों SHGs की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है जिसमें 15,000 ड्रोन की व्यवस्था की गई है। क्वांटम टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM 2023 से 2031 के लिए 6,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग, सुरक्षित संचार और सेंसिंग विकसित करना है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का 7वां देश है। लिडार तकनीकी, लिडार यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लेजर पल्स का उपयोग करके दूरी मापने और 3D मैपिंग करने की तकनीकी है। इसका उपयोग बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड रेलवे के सर्वे, स्मार्ट सिटी 3D मैपिंग और स्वायत्त कारों में हो रहा है जो सेल्फ ड्राइविंग है। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, मानव रक्त समूह AB O की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। O नेगेटिव सर्वदाता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होते हैं। AB पॉजिटिव सर्वग्राही है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होते हैं। विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी जल में घुलनशील है। जितने विटामिन B1 B12 हैं ये सब क्या है, जल में घुलनशील है, जबकि ADE के वसा फैट में घुलनशील है। विटामिन B12 यानी कि साइनो कोबालामीन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्बी मसूड़ों से खून निकलना बीमारी होती है। जीवाणु और विषाणु रोगों की अगर बात करें तो जीवाणु जनित रोगों में टीबी, हैजा, टाइफाइड, बिडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, टिटनेस और सिफिलिस है। विषाणु जनित रोगों में एड्स है जिसके लिए एलिसा टेस्ट होता है। डेंगू है जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। रेबीज है, कोविड-19 और पोलियो। प्रोटोजोआ जनित रोग मलेरिया है जो प्लाज्मोडियम से फैलता है। काला जार है। 5G 6G प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो भारत में 5G सेवाएं 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुई थी। यह EMBB, लो लेटेंसी और IoT का समर्थन करती हैं। अब भारत 6G विजन 2030 तक दस्तावेज जारी कर दिया है जिसमें टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का उपयोग होगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के पास स्थित है। यह इसरो का एकमात्र ऑपरेशनल लॉन्च पैड है जहां से PSLV, GSLV और LBM-3 रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम SSLV हेतु बन रहा है। बात करेंगे अब पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन की। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकले ने 1866 में दिया था। ठीक है, यहाँ पर 69 लिखा है, इसको आप 66 कर लीजिएगा। जीवों और पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग AG टैंसले ने
1935 में किया था। डीप इकोलॉजी शब्द अर्नेनेस ने दिया था। खाद्य श्रृंखला की अगर बात करें तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। रेमंड लिंडमैन का नियम है 10% का नियम, जो बताता है कि एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफर होता है। 90% ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, यानी कि वातावरण में वापस लौट जाती है। जैव विविधता की अगर बात करें तो बायोडायवर्सिटी शब्द WG रोसेन ने दिया। भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं: पश्चिमी घाट सर्वाधिक विविधता वाला, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुडालैंड। COP 15 2022 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क अपनाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसे 1984 की भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइट यानी कि MIC का रिसाव हुआ था और उसके बाद ये पारित किया गया। इसे छाता विधान कहा जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण का व्यापक ढांचा देता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है। हाल ही में 2022 में इसे संशोधित किया गया और इसमें साइट्स के अनुपालन हेतु संशोधन किया गया है। इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जिम कार्बेट से शुरू हुआ और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में सिंह भूमि से शुरू हुआ। भारत में अब तक 58 टाइगर रिजर्व हैं। पर्यावरण प्रदूषण की अगर बात करें तो जल प्रदूषण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में आया। लाइकेन, कवक और शैवाल वायु प्रदूषण के सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक सूचक हैं। विशेषकर SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की प्रदूषण की यह सूचना दे सकते हैं। इटाई रोग कैडमियम और मिनी माता रोग पारे की प्रदूषण से होता है। ओजोन परत संरक्षण, समताप मंडल की ओजोन परत हानिकारक UV किरणों को रोकती है। इसे डॉप्सन इकाई में मापते हैं। CFC इसके क्षरण का मुख्य कारण होती है। इसे बचाने के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किगाली संशोधन 2016 HFCs को कम करने के लिए है। ग्रीन हाउस गैसों में CO2 सर्वाधिक, मीथेन CH4 धान के खेत और पशुओं से उत्सर्जित होती है। N2O, CFCs और जलवाष्प वाष्प जिम्मेदार है। इन गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया, जिसमें कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को अपनाया गया। जलवायु परिवर्तन UNFCCC 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में UNFCCC बना। COP 21 2015 में ऐतिहासिक पेरिस समझौता हुआ, जिसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस अधिमानत 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रोकना है। 2023 का COP 28 दुबई में हुआ, जहां लॉस एंड डैमेज फंड चालू हुआ। और 2025 का COP 29 2024 में हुआ था बाकू अजरबैजान में। और COP 30 जो हुआ है वो हुआ था आपका ब्राजील में, बेलेम ब्राजील में आयोजित हुआ था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 2004 की भयंकर सुनामी के बाद इसे 25 दिसंबर 2005 को लागू किया गया। इसमें 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं। हाल ही में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025 में संशोधन किए गए और इसे थोड़ा और प्रोएक्टिव बनाया गया है। NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 के एक्ट की धारा 3 के तहत स्थापित। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 2025 के संशोधन ने NDMA को राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस बनाने का अधिकार दिया है, जो AI आधारित मॉनिटरिंग करेगा। SDMA और DDMA की अगर बात की जाए तो राज्य स्तर पर धारा 14 के तहत मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं और जिला स्तर पर धारा 25 के तहत जिलाधिकारी कलेक्टर DDMA का अध्यक्ष होता है। ये समितियां अपने स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाती और लागू करती हैं। अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2025 के संशोधन अधिनियम के तहत धारा 41A जोड़कर राज्य की राजधानियों और बड़े नगर निगमों वाले शहरों के लिए UDMA का गठन अनिवार्य किया गया है। इसके अध्यक्ष नगर आयुक्त, म्युनिसिपल कमिश्नर और उपाध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं। NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एक्ट की धारा 44 के तहत गृह मंत्रालय के अधीन 2006 में NDRF का गठन हुआ। वर्तमान में 16 बटालियन है इसमें। 2025 के संशोधन ने राज्यों की SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को भी एक्ट में वैधानिक दर्जा दे दिया है।
भूकंपीय जोन BIS ने भारत को 4 भूकंपीय जोनों में बांटा है, 2, 3, 4 और 5। हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत और कच्छ जोन 5 अति उच्च जोखिम वाला जोन है। उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र और NCR जोन 4 में, जबकि शेष यूपी जोन 3 में आता है। बीच में कुछ संशोधन करके एक जोन बढ़ाया गया था, लेकिन बाद में वहाँ पर जो मकान उस जोन के अनुसार बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था, मकान है, बिल्डिंग है, तो उसको घटाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को घटाने के लिए उसको कैंसिल कर दिया गया। चक्रवात, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नामकरण WMO ESCAP पैनल 13 देश मिलकर करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की हवाओं की दिशा वामावर्त और केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। सुनामी पूर्व चेतावनी, 2004 की आपदा के बाद भारत ने 2007 में INCOIS हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली ITEWS स्थापित की। यह समुद्र तल के दबाव सेंसर पर काम करती है। बाढ़ और सूखा, भारत का लगभग 12% भौगोलिक क्षेत्र, विशेषकर बिहार का कोसी क्षेत्र, असम का ब्रह्मपुत्र बाढ़ प्रवण है। सूखा प्रबंधन मुख्य रूप से कृषि मंत्रालय के अधीन आता है। यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र गंभीर सूखा प्रवण है। CDRI यानी कि आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन, यह 2019 में UN क्लाइमेट एक्शन समिट में भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च की गई एक वैश्विक पहल है। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। सेंडाई फ्रेमवर्क की अगर बात की जाए तो 2015 से 2030 तक का आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR के लिए UN का वैश्विक समझौता है, जिसे जापान के सेंडाई में अपनाया गया। ये पिछले ह्यूगो फ्रेमवर्क का स्थान लेता है और बिल्ड बैक बेटर, आपदा के बाद बेहतर पुनर्निर्माण की सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर का इतिहास, चार्ल्स बैबेज एनालिटिकल इंजन 1837 को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। ट्यूरिंग टेस्ट AI का आधार बना और लेडी एडा लवलेस को दुनिया की पहली प्रोग्रामर माना जाता है। पीढ़ियों की अगर बात की जाए तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, ENIAC इसका उदाहरण है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का हुआ। तीसरी पीढ़ी में IC चिप जो सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी थी उनका प्रयोग हुआ। जैक किल्बी द्वारा ये खोजी गई थी। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर VLSI का प्रयोग हुआ और पांचवी पीढ़ी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और ULSI पर आधारित है। बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, जिन्हें छुआ जा सके वो सभी हार्डवेयर है। इसमें कीबोर्ड आता है, CPU आता है, माउस आता है, प्रिंटर आता है, मॉनिटर आता है, स्क्रीन आता है। कंप्यूटर को निर्देश देने वाला प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है आपका विंडोज़ है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड है, टैली है। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो जैसे विंडोज है। फर्मवेयर रोम में प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होता है जैसे BIOS, तो BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट में कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा। टच स्क्रीन ऐसा हार्डवेयर है जो दोनों प्रकार का होता है, इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है। माइक आपका इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। मेमोरी की अगर बात करें तो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थिर है यानी कि वोलेटाइल है, काम करते समय डेटा इसी में रहता है। रोम रीड ओनली मेमोरी स्थिर है, नॉन वोलेटाइल है। कैश मेमोरी CPU और रैम के बीच बफर का काम करती है और ये सबसे तेज होती है रजिस्टर के बाद में। IP एड्रेस की अगर बात करें तो इंटरनेट पर हर डिवाइस की एक विशिष्ट पहचान होती है। IPv4 32 बिट का होता है और इसे डॉट से अलग करते हैं। IPv6 128 बिट का होता है और ये हेक्साडेसिमल प्रारूप में होता है। मैक एड्रेस 48 बिट का हार्डवेयर एड्रेस होता है और ये फिक्स होता है हर डिवाइस के लिए। WW वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार 1989 में CERN में टिम वर्नेस ली ने किया था। वेब 1.0 केवल पढ़ने योग्य था। वेब 2.0 सोशल मीडिया इंटरेक्टिव बन गया, वहाँ पर आप चीज़ें अपलोड कर सकते थे।
वेब 3.0 ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड वेब का विकास है। यूआरएल का अर्थ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ईमेल की अगर बात करें तो 1971 में रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल भेजा और @ का प्रयोग शुरू किया। सीसी यानी कि कार्बन कॉपी में सबको पता होता है ईमेल किसे गया है। बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में अन्य प्राप्तकर्ताओं की पहचान छिपी रहती है। एसएमटीपी ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल है। एमएस वर्ड की अगर बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नया एक्सटेंशन इसका .docx है और ये XML पर आधारित होता है। प्रमुख शॉर्टकट कीज की अगर बात करें तो Ctrl+X इसकी कट के लिए है, Ctrl+B पेस्ट के लिए है, Ctrl+Z अंडू के लिए है, Ctrl+Y रिडू के लिए है। डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी होता है। MS एक्सेल में अगर बात करें तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर रो और कॉलम का ग्रिड है। ठीक है, इसमें किसी भी फार्मूले की शुरुआत अनिवार्य रूप से बराबर के चिन्ह या इक्वल टू के चिन्ह से होती है। उदाहरण के लिए इक्वल टू सम A1 कॉलन A5। एक वर्कबुक में कई वर्कशीट होती हैं। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इसका .xlsx होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, OCR, MICR जो बैंक चेक की 9 अंकों की स्याही पढ़ने हेतु होता है। लाइट पेन, ये सब क्या है, इनपुट है। प्रिंटर, लेजर, इंकजेट जितने भी प्रिंटर हैं आपके, ये सब आउटपुट होते हैं। प्लॉटर बड़े बैनर छापने में काम आता है, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, टच स्क्रीन एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। ई गवर्नेंस की अगर बात करें तो सरकार से नागरिक G2C सेवाएं होती है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। उमंग ऐप मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। सभी सरकारी सेवाओं का एक मास्टर ऐप है। डिजी लॉकर आधार से जुड़ा 1 GB क्लाउड स्टोरेज है जो दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देता है IT एक्ट 2000 के अनुसार। साइबर सुरक्षा की अगर बात करें तो भारत की नोडल एजेंसी CERT-EN है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इसका फुल फॉर्म है। फिशिंग, नकली बैंक ईमेल भेजकर पासवर्ड चुराना होता है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, सर्वर पर अत्यधिक फर्जी ट्रैफिक भेजकर उसे क्रैश करना होता है। रैंसमवेयर और मेलवेयर की अगर बात की जाए तो रैंसमवेयर जैसे वानाक्राई, पेटा कंप्यूटर फाइलों को एनक्रिप्ट लॉक कर देते हैं और डिक्रिप्शन की के लिए क्रिप्टो करेंसी में फिरौती की मांग करते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस है जो खुद को वैध सॉफ्टवेयर बताकर छिपकर आता है। मशीन लर्निंग व डीप लर्निंग की अगर बात की जाए तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखाएं हैं। डीप लर्निंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करती हैं जो मानव मस्तिष्क की तरह जटिल डेटा जैसे चेहरे की पहचान, सेल्फ ड्राइविंग कार को प्रोसेस करता है। ChatGPT LLM का उदाहरण है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बिग डेटा प्रोसेसिंग, वेराबाइट्स पेटाबाइट्स में विशाल असंरचित डेटा का विश्लेषण बिग डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अपाचे, हडूप और स्पार्क बिग डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने वाले प्रमुख ओपन सोर्स फ्रेमवर्क हैं। यह लक्षित विज्ञापन और मौसम पूर्वानुमान में प्रयुक्त होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT की अगर बात करें तो भौतिक वस्तुओं जैसे सेंसर, स्मार्ट बल्ब, AC, स्मार्ट घड़ियां को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना ताकि वे आपस में डेटा का आदान प्रदान कर सकें। इसका आधार IP वर्जन 6 है जो अरबों डिवाइसों को IP एड्रेस दे सकता है। स्मार्ट होम IoT का सबसे बड़ा उदाहरण है। सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। CDAC पुणे डॉक्टर विजय भटकर द्वारा 1991 में बनाया गया था। 2024 की टॉप 500 सूची में एरावत CDAC पुणे भारत का सबसे तेज और विश्व का 90वां सबसे शक्तिशाली AI सुपर कंप्यूटर है। विश्व का सबसे तेज फ्रंटियर USA का है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, यानी कि मध्यस्थ का काम करता है। विंडोज और मैक OS क्लोज्ड सोर्स पैसे देकर मिलते हैं, जबकि लिनक्स और एंड्रॉयड ओपन सोर्स कोड मुफ्त में उपलब्ध OS हैं। बॉस भारत का अपना लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है।
वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन की अगर बात करें तो ब्राउज़र वह एप्लीकेशन है जिससे हम वेबसाइट खोलते हैं, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज सफारी। सर्च इंजन वह प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर कीवर्ड जानकारी खोजता है, जैसे गूगल, बिंग, याहू, डकडकगो आदि। डिजिटल वित्तीय उपकरणों की अगर बात करें तो एनईएफटी, बैच में पैसे ट्रांसफर, कोई न्यूनतम सीमा इसमें नहीं होती है। आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम तत्काल ट्रांसफर, न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपए होती है। आईएमपीएस यानी कि 24/7 मोबाइल से तुरंत ट्रांसफर। यूएसएसडी फीचर फोन बिना इंटरनेट से बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने की तकनीकी है। इसके लिए आप *99# डायल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूपी से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान की। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश हुआ, इसलिए 2018 से 24 जनवरी को यूपी दिवस के रूप में मनाते हैं। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछलियां अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक है और तीर धनुष राम का प्रतीक है। पशु बारहसिंगा है। पक्षी जो है राजकीय वो सारस है। राजकीय पुष्प पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक है। यूपी की सीमा की अगर बात की जाए तो यूपी की सर्वाधिक राज्यों की स्पर्श करने वाला राज्य है। इसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है, जिसमें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और एक देश के साथ भी यूपी की सीमा लगती है जो 579 किलोमीटर लंबी है। 7 जिले इसमें सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ, जिसमें पीलीभीत है, लखीमपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। सबसे लंबी सीमा एमपी के साथ लगती है यूपी की, जिसके में 11 जिले सीमा बनाते हैं। सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ललितपुर तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। बात करें क्षेत्रफल की तो यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत का 7.33% हिस्सा है। चौथा स्थान है यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले स्थान पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र आता है। यूपी में 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, 351 तहसीलें हैं। 76वें जिले की बात चल रही है, कल्याण सिंह नगर के नाम से यह जिला बन सकता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी 7680 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा हापुड़ है 660 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो गंगा यूपी में 1450 किलोमीटर बहती है, बिजनौर से प्रवेश करती है और 28 जिलों से बहती हुई बलिया से बाहर निकलती है। यमुना सहारनपुर से प्रवेश करती है, 19 जिलों से बहते हुए प्रयागराज में गंगा से मिलती है। गोमती पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है और एक मैदानी नदी है जिसके किनारे लखनऊ और जौनपुर बसे हैं। सांस्कृतिक विरासत की अगर बात करें तो यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। लखनऊ घराना, पंडित बिरजू महाराज, बीदा दिन इससे संबंधित हैं। चरकुला 108 दीपकों का पिंजरा सिर पर रखकर ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है। राई या मयूर नृत्य बुंदेलखंड का है और कजरी लोकगीत मिर्जापुर वाराणसी का प्रसिद्ध है। आला बुंदेलखंड का वीर रस लोकगीत है। आला बुंदेलखंड का वीर रस का लोकगीत है। प्रमुख मेले और महोत्सव की अगर बात करें तो महाकुंभ मेला हर 12 वर्ष में प्रयागराज में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। बटेश्वर मेला ऊंट का मेला है, पशु मेला है और ये आगरा में लगता है। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। सैयद सालार मसूद गाजी का मेला बहराइच में लगता है। दादरी पशु मेला बलिया में लगता है कार्तिक पूर्णिमा पर और सुलह कुल महोत्सव आगरा में होता है। जनसंख्या 2011 की जनगणना की बात करें तो यूपी की जनसंख्या 19.98 करोड़ है। भारत का 16.51% सर्वाधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की 80.12% है और न्यूनतम श्रावस्ती की 46.7% है। यूपी का लिंगानुपात 912 है और राष्ट्रीय 943 है। अभी जब यूपी में पीसीएस का रिजल्ट आया तो हर जिले से किसी ना किसी का सिलेक्शन हुआ था। केवल श्रावस्ती एक ऐसा जिला था जहां पर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था उस रिजल्ट में। वन एवं वन्य जीव की अगर बात करें तो आईएसएफआर 2023 यूपी का ग्रीन कवर बढ़कर 23,996 वर्ग किलोमीटर हो गया है, 9.96%।
यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है जो लखीमपुर खीरी में है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा है, चंदौली 1957 में स्थापित हुआ था। और सबसे बड़ा हस्तिनापुर है, मेरठ 2073 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा महावीर स्वामी है जो कि ललितपुर में है। ओडीओपी की अगर बात करें तो एक जिला एक उत्पाद 24 जनवरी 2018 को लॉन्च होती है। प्रमुख उत्पाद काला नमक चावल है सिद्धार्थनगर से, ताला और हार्डवेयर अलीगढ़, इत्र कन्नौज, पीतल के बर्तन मुरादाबाद। टेराकोटा गोरखपुर जीआई टैग प्राप्त है। कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद, खेल का सामान मेरठ और कालीन भदोई। यूपी में कृषि, यूपी गेहूं, गन्ना, आलू, आम, आंवला, तरबूज और कुल खाद्यान्न के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। चावल में भी यूपी अब प्रथम स्थान पर आ गया है। प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन में अग्रणी है। महोबा पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख उद्योगों की अगर बात करें तो कानपुर और आगरा चमड़ा उद्योगों के लिए, रेणुकूट सोनभद्र हिंडाल्को एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है। चुर्क, डल्ला, चुनार सीमेंट उद्योग, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, यूरिया उर्वरक कारखाना आंवला फूलपुर गोरखपुर में है। खनिज संसाधनों की अगर बात करें तो यूपी में खनिज संपदा मुख्य रूप से बिंद क्षेत्र दक्षिणी यूपी के 12 जिलों में पाई जाती है। यूरेनियम और तांबा केवल ललितपुर में मिलते हैं। डायस्पोर उत्पादन में यूपी देश में प्रथम स्थान पर है। कोयला सिंगरौली, सोनभद्र और सिलिका सैंड का कांच बालू प्रयागराज के शंकरगढ़ में मिलता है। परिवहन और एक्सप्रेस वे की अगर बात करें तो यूपी एक्सप्रेस वे में वे प्रदेश बन गया है। कुल 13 यहाँ पर एक्सप्रेस वे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर, लखनऊ से गाजीपुर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 296 किलोमीटर, इटावा चित्रकूट, और गंगा एक्सप्रेस वे जिसका अभी अभी उद्घाटन हुआ है 594 किलोमीटर मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। और ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। हवाई अड्डों की अगर बात करें तो यूपी में सर्वाधिक 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री, कुशीनगर अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कुशीनगर में भी है और अयोध्या में जो है हवाई अड्डा वो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। निर्माणाधीन जो था जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका भी उद्घाटन हो गया है और यहाँ से भी जल्दी आपको उड़ानें देखने को मिलेंगी। प्रमुख शोध संस्थानों की अगर बात करें तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR और विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कानपुर में स्थित है। अभी हाल ही में ये परीक्षा में पूछा गया है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। केंद्रीय पक्षी एवं पशु चिकित्सा अनुसंधान IVRI इज्जतनगर बरेली में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR वाराणसी में है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान IGFRI झांसी में है, यह भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। डिफेंस कॉरिडोर एवं स्मार्ट सिटी, यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 नोड हैं। अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ ब्रह्मोस निर्माण। जब स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च हुआ तब यूपी के 10 शहर उसमें शामिल थे। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद ये केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल हैं। 7 शहरों को सेफ सिटी भी बनाया जा रहा है। जनजातियां, 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। तराई क्षेत्र लखीमपुर गोरखपुर में है। बजहर पर्व मनाती है और दीपावली को शोक पर्व मानती है। बुक्सा या भोक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। खरवार जनजाति सोनभद्र कर्मा लोक नृत्य करती है। ऐतिहासिक स्थल एवं विद्रोह की बात करें तो 1857 का क्रांति का नेतृत्व कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे ने, प्रयागराज में मौलवी लियाकत अली ने किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने और बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। बरेली वाला याद रखिएगा, परीक्षा में आपकी पूछा जा सकता है। चौरी चौरा गोरखपुर में 1922 को घटना हुई थी 4 फरवरी को। काकोरी ट्रेन एक्शन लखनऊ में 9 अगस्त 1924 को। यूपी की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हैं। यूपी के रामसर स्थलों की अगर बात करें तो भारत में वर्तमान में 2026 में कुल 99 रामसर साइटें हैं, यानी कि आर्द्रभूमि स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 12 रामसर स्थल हैं। वर्ष 2026 में राज्य की आर्द्रभूमि सूची में 2 नए नाम शामिल किए गए हैं। एटा का पटना पक्षी अभ्यारण्य और अलीगढ़ की शेखा झील जोड़े गए हैं।
प्रमुख झीलों की अगर बात करें तो सुरहा ताल बलिया में है, कीठम झील सूर सरोवर आगरा में है, रामगढ़ ताल गोरखपुर में है और गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यूपी के बजट की बात करें 2026-27 में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696.35 करोड़ का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले बजट वर्ष के बजट से 12.9% अधिक है। इस बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने, बुनियादी ढांचे के विकास और युवाओं महिलाओं के लिए कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही राज्य का मुख्य फोकस अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की, जो मई 2026 तक का आपका रिवीजन कराएगा। RN रवि इन्हें पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। RS नचप्पा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत कायगा जनरेटिंग स्टेशन के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। सफीना हुसैन को टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2026 सूची में शामिल किया गया है। धोराज ककरिया की किताब है महागा अ ग्रेट कम्युनिकेटर। आदित्य पांड्या 17 वर्ष की उम्र में सिमुलेटेड एनालॉग हैबिटेट मिशन पूरा करने वाले देश के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री बने हैं। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां एवं सम्मान की अगर बात करें तो प्रवीण वशिष्ठ जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के आयुक्त नियुक्त हुए हैं। रमेश कुमार जुनेजा काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। सर मार्क टूली ब्रिटिश मूल के प्रसिद्ध लेखक और BBC संवाददाता थे, जिनका 25 जनवरी 2026 को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने फरवरी 2026 में दुर्लभ समुद्री मार्शल आर्ट कलारी पयट्टू में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता का गौरव प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश विशेष एवं राष्ट्रीय समाचारों की अगर बात करें तो सड़क दुर्घटना आंकड़े में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2024 में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। जनगणना 2027 की बात करें तो इसके मैस्कॉट प्रगति महिला जनगणना कर्मी और विकास पुरुष जनगणना कर्मी का अनावरण किया गया है। राष्ट्रीय एवं राज्य समाचार योजनाएं व पहल। जल जीवन मिशन 2.0 केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी। हर घर नल जल योजना को वर्ष 2028 तक बढ़ाने का लक्ष्य। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग जनों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने के लिए है। हर स्टार्ट 5.0 गुजरात सरकार द्वारा महिला स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल है। PM श्री स्कूल योजना हरियाणा ने केंद्र की तर्ज पर इसे राज्य में शुरू करने की घोषणा की है। बुनियादी ढांचा एवं परिवहन। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई के कोस्टल रोड वर्ली नरीमन पॉइंट पर उद्घाटन हुआ है। इसका यहाँ 60 से 80 किलोमीटर की घंटा की गति पर जय हो गाने की ध्वनि सुनाई देगी। कुमार भास्कर बर्मा सेतु असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर PM मोदी द्वारा इस सेतु का उद्घाटन किया गया। मदुरई हवाई अड्डा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है। रक्षा एवं सैन्य अभ्यासों की अगर बात करें तो अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 भारत और जापान की सेनाओं के बीच राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। वायु शक्ति 26 फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना का अभ्यास पोखरण जैसलमेर में आयोजित किया गया। प्रोजेक्ट कुशार DRDO द्वारा स्वदेशी लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट का नाम है। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरबेस पर इसमें उड़ान भरी। INS तारागिरी F-41 भारतीय नौसेना में शामिल किया गया नया स्टील्थ फ्रिगेट है। हैमर भारत ने फ्रांस के साथ इस मिसाइल के स्वदेशी निर्माण का समझौता किया है। विज्ञान तकनीकी एवं अंतरिक्ष। स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जिंद सोनीपत रेल सेक्शन पर सफल ट्रायल किया गया। देश का पहला UAV ड्रोन परीक्षण गलियारा जनवरी 2026 में ओडिशा के गंजम जिले के रेगुंडा हवाई पट्टी में स्थापित करने की घोषणा की गई। निजी क्षेत्र का पहला उपग्रह निर्माण प्लांट गुजरात के साणंद खोराज में अजिस्ता स्पेस द्वारा स्थापित किया गया। अर्थव्यवस्था एवं समझौते। ब्लू इकोनॉमी 2.0 भारत ने 2026 तक 75 तटीय जिलों को
क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने का लक्ष्य रखा है। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप भारत और फिनलैंड के बीच यह समझौता हुआ। पैकेज सिलिका सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता है। प्रमुख सूचकांकों की अगर बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में सैन्य ताकत की दृष्टि से भारत को चौथा स्थान मिला है और स्कोर प्राप्त हुआ है 0.1346। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 180 देशों में भारत 91वें स्थान पर रहा, स्कोर रहा 39। ग्लोबल नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2026 भारत की रैंकिंग 45वीं रही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 भारत 75वें स्थान पर रहा है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 इस सूचकांक में त्रिपुरा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण लीड प्लेटिनम सर्टिफिकेशन हरियाणा स्थित रिलायंस मेट्रो सिटी की मेट्रोपोलिस परियोजना को यह दर्जा प्राप्त हुआ है। प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने और ग्रामीण समुदायों की सुरक्षा हेतु शुरू की गई पहल है। ऑपरेशन स्ट्राइप्स आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में एक वयस्क नर बाघ को छोड़ने हेतु चलाया गया मिशन है। नेट जीरो पंचायत महाराष्ट्र का भंडारा जिला और अपनी ग्राम पंचायतों के माध्यम से नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने वाला अग्रणी बना है। राज्य विशेष पहल एवं नवाचार अटल नवाचार 2.0 नीति आयोग द्वारा त्रिपुरा में भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन लॉन्च किया गया है। डिजिटल जनगणना 2027 गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्ट करने की घोषणा की गई है। जाति मुक्त गांव महाराष्ट्र का अहमदनगर अहिल्याबाई नगर जिले का सीदला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित हुआ है। प्रमुख सम्मेलन एवं उत्सव इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 16 से 20 फरवरी नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित हुई। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 24 से 25 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 23वां वायु एशिया 2026 हैदराबाद में आयोजित। इसकी थीम थी टेकवे अनसील्ड एआई ऑटोमेशन और जीव विज्ञान में क्रांति। 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजित हुआ जिसकी थीम थी लोकल टू ग्लोबल। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 ऋषिकेश उत्तराखंड में आयोजित हुआ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय संताली सम्मेलन दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ। पंचम चैटबॉट की अगर बात करें तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से जनप्रतिनिधियों की सहायता हेतु लॉन्च की गई। ग्रंथ कुटीर की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में इस विशेष पुस्तकालय का उद्घाटन किया जिसमें 11 शास्त्रीय भाषाओं की पांडुलिपियां हैं। माता बारी पर्यटन सर्किट त्रिपुरा में 450 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा पर्यटन केंद्र है। नाम परिवर्तनों की अगर बात करें तो राजस्थान के माउंट आबू स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशन का नाम परिवर्तित कर अंबुराज कर दिया गया है। तो जो माउंट आबू था राजस्थान में उसका नाम कर दिया गया है अंबुराज। तो ये रहा आपका अंतिम रिवीजन लेखपाल का। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा। अगर आप हमारे साथ लोअर पीसीएस के लिए जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। लोअर पीसीएस के साथ आपको लेखपाल का पूरा कंटेंट और आज की ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। अच्छे से तैयारी करते रहिए, अच्छे से रिवीजन करिए। अंतिम समय में ज़्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है आपको, जितना है आपने पढ़ लिया है और थोड़ा बहुत आप और रिवाइज कर लीजिए। 2-4 चीज़ें हिंदी को फोकस में रखिए। हिंदी 10 नंबर की है जिसे आप आसानी से सही कर सकते हैं। पॉलिटी को तैयार कर लीजिए, 5 नंबर की आएगी। तो जो कुछ मुख्य चीज़ें हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। बहुत सारा कंटेंट मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। जो 12 घंटे की महामैराथन है लेखपाल के सभी सिलेबस को जिसमें कंप्लीट कराया गया है, तो वहां पर भी जाकर आप उसको रिवाइज कर लीजिए। और से अलग से मैंने काफ़ी सारा कंटेंट आपको लगातार दिया है, उसको भी रिवीजन मारिए। जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना करिए और यही आपको लाभ दिलाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में और आप सभी को लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तैयारी करिए, मेहनत करिए और फिर सब परीक्षा में जो भी हो उसे स्वीकारिए। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।